सब्सक्राइब माय चैनल। अफसोस के साथ ना उठो कि आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ उठो कि आज आप क्या कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं इस मोटिवेशनल थॉट्स के साथ। मैं हूँ आपकी अर्चना दी। हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर सेक्शनल पेपर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर सीटेट परीक्षा 2020 का प्रथम प्रश्न पत्र सॉल्व कराने वाले हैं। यह प्रथम प्रश्न पत्र है और इसमें भी हम आपको सबसे पहले CDP कराएंगे। यहाँ पर सभी प्रश्न को सॉल्व करके आप स्वयं का भी एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे चल रही है आपकी तैयारी। तो दोस्तों, मैं आपको प्रश्न पत्र सॉल्व कराऊंगी, लेकिन आप भी अपने मार्क्स कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कैसे आए हैं और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सके। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये है पार्ट फर्स्ट CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। इसमें पहला क्वेश्चन है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। सेकंड है, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, या विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, अथवा विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से जो लास्ट वाला ऑप्शन है, मतलब विविध विन्यासों से उदाहरण लेकर के समझाना चाहिए। प्रश्न को ध्यान से समझिए कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को, यानी कि जो बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए टीचर को अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू अलग अलग चीज़ें लेकर के समझाना चाहिए, ताकि बच्चे चीज़ों को समझ सकें। आइए जान लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ताकि सभी बच्चे सुगमता से अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न पृष्ठभूमियों, योग्यता, क्षमता व आवश्यकता वाले विद्यार्थी सामान्य विद्यालय के सामान्य कक्ष में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को विभिन्न प्रकार के सामान्य जनजीवन से संबंधित उदाहरणों को कक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। तो फ्रेंड्स, आपको ये व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेकंड क्वेश्चन है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाई। द फर्स्ट ऑप्शन इज समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, या समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। आप अपना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजिए। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। दिस इज द राइट आंसर। आइए जान लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य बनाने के लिए समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को समस्या से, मतलब जो बच्चों को डेवलप कर सके, बच्चों को आगे की सही दिशा दिखा सके, ऐसी शिक्षा बच्चों को समस्या समाधान के लिए वैज्ञानिक और अन्वेषक मानती है। ऐसे में बच्चों को समस्या समाधान कौशल में निपुण होना चाहिए। बच्चों को समस्या समाधान कौशल में निपुण बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें समरूप समस्या, या एक जैसी कह सकते हैं कि समरूप समस्या या एक ही प्रकार की समस्याओं को विभिन्न प्रकार से हल करने के लिए देना चाहिए। इससे बच्चे समस्या समाधान में निपुणता प्राप्त करते हैं और रचनात्मकता का भी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, इन टैग वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, जो ये नहीं और कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं ये, क्योंकि जहाँ पर लिखा होता है नहीं, आप उसे है समझ लेते हैं, और जहाँ पर है लिखा होता है वहाँ नहीं समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर उन्होंने पूछा कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, तो आइए जानते हैं कि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल समस्या संरचनाओं का प्रयोग करना,
श्रव्य दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना या संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपागमों का इस्तेमाल करना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, एक टीचर को शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा आसानी से समझ नहीं पाएगा। जबकि यदि टीचर व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाता है, प्लानिंग के थ्रू पढ़ाता है या वो जो श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ ऑडियो विजुअल ये सब चीज़ें प्रयोग करके यानी TLM का प्रयोग करके पढ़ाता है, तो भी बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? दैट्स द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ द क्रिएटिविटी। द राइट आंसर इज डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन। जहाँ पर फ्रेंड्स क्रिएटिविटी आ जाए, ये शब्द याद रखिएगा, जहाँ पर ये शब्द आपको दिख जाए उसका संबंध सीधे आपके अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट से होगा। अपसारी चिंतन का मतलब होता है जब बच्चा कई तरीके से एक समस्याओं को सॉल्व कर सके, कई तरीके से चीज़ों को सोच सके, तो उसे कहते हैं अपसारी चिंतन। जैसे क्रिएटिविटी होती है उसमें बच्चा कई तरीके से सोचने की एबिलिटी रखता है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण अपसारी चिंतन है। अपसारी चिंतन में बालक अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिशा में सोचता है, जिससे कि एक समस्या या प्रश्न का अनेक संभावित समाधान प्राप्त किया जाता है। यही गुण सृजनात्मकता का भी है। सृजनात्मकता में किसी समस्या का समाधान विभिन्न प्रकार से करने का गुण होता है। इस प्रकार सृजनात्मकता और अपसारी चिंतन एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। मतलब निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, इमिटेशन एंड रिपीटेशन मतलब अनुकरण नकल करना या दोहराना, रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, ये संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना यानी एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। तो सही आंसर इसका हो जाएगा द लास्ट आंसर डी, द लास्ट ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना अधिगम का सबसे प्रभावशाली तरीका होता है। नेक्स्ट है, अ टीचर शुड एनालिसिस द वेरियस एरर मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन गिवन टास्क बिकॉज यानी कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरों से अलग कर सकती है। पहला ऑप्शन है। दूसरा है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है। थर्ड है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। या चौथा कह रहे त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। ठीक है, जान लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। बच्चे किसी विषय वस्तु या कार्य को सीखते समय त्रुटियां करते हैं। इन त्रुटियों का अध्यापिका द्वारा विश्लेषण किया जाना चाहिए, क्योंकि हम आपको बता देंगे दोस्तों, जो त्रुटि होती है, जो एरर होती है, वो अधिगम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ठीक है, जिससे बच्चा अपनी समस्याओं को समझने में सक्षम हो सकता है और अपनी कमियों को भी जान सकता है। नेक्स्ट है, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन बाई, यानी कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है। पहला है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। दूसरा है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चों को दंड देकर या प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो दोस्तों हमने आपको कुछ टैग वर्ड्स कराए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स CDP के। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जब कभी आपको रोट लर्निंग यानी कि ये आपको वर्ड मिल जाए तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जहाँ पर आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स दिख जाएं दोस्तों, वो ऑप्शन हमेशा रॉन्ग ही होगा। तो यदि आप नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड्स याद कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं, जो कि आपकी काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, और अगर हम दूसरा कहें बच्चों को दंड देकर, या ये भी एक नेगेटिव वर्ड है,
तो इस प्रकार से हमारे 2 ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यानी बच्चों को बहुत ज़्यादा इजी टास्क देंगे, तो इसका मतलब ये है, इसका लास्ट ऑप्शन ही सही होगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। क्वेश्चन नंबर 8 है सेम, यानी शर्मिंदगी का प्रभाव क्या होता है। बच्चों को अधिगम है तो अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली तरीका है ये। दूसरा ऑप्शन है शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। यह इसका संबंध संज्ञान से कोई भी संबंध नहीं होता है, या शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि जो शर्मिंदगी होती है यानी कि शेम जो होती है वो बच्चों पर के ऊपर निगेटिव इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले हम इसकी आपकी एक्सप्लेनेशन पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ और भी पता चल जाएंगी। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शर्मिंदगी एक प्रकार का संवेग है, यानी इमोशंस है, जिसका प्रभाव संज्ञान पर पड़ता है। इजार्ड ने 10 मूल संवेग बताए हैं, जिसमें हर्ष, आश्चर्य, क्रोध, विरुचि, भय, अपमान, शर्म, अपराध, अभिरुचि, उत्तेजना शामिल है। उच्च सांवेगिक दशाओं और संज्ञान का प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। जब व्यक्ति में संवेगात्मक स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें सोचने, समझने तथा तर्क करने जैसी संज्ञानात्मक क्रियाओं का लोप हो जाता है, यानी कि वे सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। यानी व्यक्ति जब अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करेगा, गिल्ट महसूस करेगा, तो उसमें आश्चर्य या अपराध जैसा बोध उसके अंदर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। पहली बात है कि आप यहाँ पे संज्ञान जितने भी संवेग शब्द दे रखे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में एग्जाम में पूछ लेते हैं। और जो इजार्ड ने 10 मूल संवेग दिए हैं, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इजार्ड ने कितने मूल संवेग बताए हैं, तो वो 10 बताए हैं, जबकि मैकडूगल ने, फ्रेंड्स जो मैकडूगल हैं आपने पढ़ा होगा, 1 मिनट रुकिए फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा कि मैकडूगल के बारे में। तो जो मैकडूगल हैं उन्होंने जो संवेग बताए वो 14 संवेग बताए हैं। तो ये दोनों ही चीज़ याद रखिएगा कि मैकडूगल ने 14 संवेग के बारे में बताया है, जबकि इजार्ड ने 10 मूल संवेगों पर बात की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में फर्स्ट ऑप्शन इज बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सेकंड कह रहे हैं कि बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर डिपेंड रहते हैं। थर्ड है कि बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, हैविंग नो रोल इन द प्ले। और चौथा ऑप्शन है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे एक्टिव रहते हैं, मतलब बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम के दौरान बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, प्ले एन एक्टिव रोल इन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इज गुड फॉर द लर्निंग। द फर्स्ट ऑप्शन इज एफर्ट डोंट मेक एनी डिफरेंस, मतलब प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा हो जाएगा असफलता अनियंत्रित है। तीसरा है एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, यानी योग्यता सुधारी है। एबिलिटी इज फिक्स, यानी योग्यता अटल है। तो देखिए सबसे पहले एलिमिनेशन आप क्या करिए, उसके बाद आप सही आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एलिमिनेशन राउंड जरूर यूज़ करिए यदि आपको आंसर नहीं आता है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप आसानी से तो सॉल्व कर सकते हैं, परंतु यदि नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि पहले आप उन आंसर्स को हटा दीजिए जो लगते हैं आपको नहीं हो सकते आंसर, जैसा प्रयासों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव शो कर रहा है। अगर कोई बच्चा प्रयास करता है तो जाहिर सी बात है वो सफल होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा असफलता अनियंत्रित होती है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। योग्यता अटल है, इसके विषय में भी नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी योग्यता सुधारी है। सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि इसके विषय में कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। योग्यता सुधारी है यह अधिगम की धारणा को प्रस्तुत करता है। इसमें सबसे उपयुक्त कथन है ये, जहाँ योग्यता सुधारी का अर्थ किसी भी योग्यता से है जिसे व्यक्ति ने अर्जित किया है।
या अधिगम द्वारा उसे सुधारा जा सकता है। मॉर्गन और गिलीलैंड ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परमार्जित सुधार ही है। यानी कि जब आप सीखते हैं उसके बाद आपके जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही योग्यता सुधार ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। इससे पहला ऑप्शन है बारंबार परीक्षाएं, यानी कि बार बार बच्चों के एग्ज़ाम्स लेना, अन्वेषण और संवाद करना यानी इंक्वायरी करना, और डायलॉग्स प्रैक्टिस कराना, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं कराना, कंपटीशंस करवाना, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो विद्यार्थियों की संकल्पना और समझ को मजबूत करने के लिए सबसे बेहतर तरीका इसमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अन्वेषण और संवाद। यदि बच्चों से इंक्वायरीज कराई जाएं और डायलॉग्स कराए जाएं, यानी बच्चे खोज करें, चीज़ें सीखें, तो वो उनके संकल्पना को मजबूत करने में यानी कि अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। पहला ऑप्शन है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। सेकंड है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए। थर्ड है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। और चौथा है कि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। कौन सी इसमें से सिचुएशन जो होती है बच्चों को सीखने में कठिनाई का अनुभव कराती है या बच्चों के लिए वो कठिन होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब विषय वस्तु को या सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। तो जब चीज़ों को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए तो वह सीखना बच्चों के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना को, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए कक्षा शिक्षण करते समय अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि सूचनाएं एक निश्चित क्रम में हो तथा आपस में अंतर संबंधित हों। शिक्षक को भी यह कोशिश करना चाहिए सूचना के मुख्य स्रोत के बारे में विद्यार्थियों को यथासंभव बताएं। इससे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में एक संरचना बन जाती है और वे चीज़ों को अधिगम अनुभव स्थायी रूप से उनमें हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। क्योंकि जब बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा उत्तेजना होगी तो वह किसी भी कार्य को सही ढंग से कर नहीं पाएगा, और जब उसके अंदर कोई भय होगा तो वह चीज़ों को सही तरीके से सीख नहीं सकता। इसलिए अधिगम के लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा उत्तेजना भी नहीं सही है और डर भी नहीं सही है। इसलिए बच्चे को बैलेंस मोड में रखते हुए बिना डर के उसे सिखाना चाहिए, उसे डराना धमकाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर। दूसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। थर्ड है हेरिडिटी यानी कि केवल आनुवंशिकता पर। चौथा है केवल पर्यावरण पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर जो है ये प्रतिरूपित होता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मतलब ये हो जाएगा कि जो बच्चों का विकास है वो दोनों ही चीज़ों पर निर्भर करता है। बच्चों का विकास, व्यक्तिगत जो विकास होता है दोनों ही चीज़ों पर निर्भर करता है, उसके हेरिडिटी सिस्टम पर और उसके एनवायरनमेंट। यानी बच्चा दोनों ही तरीके से वो सीखता है, दोनों ही तरीके से उसका क्या होता है फ्रेंड्स, उसका दोनों ही तरीके से उसका विकास होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेवागेस्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है आत्म केंद्रिता, दूसरा है मनोवैज्ञानिक विकार, तीसरा है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता और चौथा है सेल्फ रेगुलेशन मतलब स्वनियमन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वनियमन। यानी कि जब साइना स्वयं से बात कर रही है तो वो हमारा दर्शाता है स्वनियमन की प्रक्रिया को। इसकी व्याख्या
वाइगोस्की ने की है। वो बताते हैं कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक संप्रेषण अपितु स्वनियमन तरीके से कार्य करने के लिए अपने व्यवहार हेतु योजना बनाने, निर्देश देने व मूल्यांकन करने से भी करते हैं। वाइगोस्की ने इसे स्वनियमन में भाषा के प्रयोग को व्यक्तिगत वाक्य कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं को पहचान करना। मतलब मूल्यांकन का जो प्रमुख लक्ष्य है वो होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं उनकी आवश्यकताओं की पहचान करना। उन्हीं की आवश्यकताओं अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाए, मतलब उनके लक्ष्य के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते हुए देख एक अध्यापिका छात्रों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या दर्शाती है। पहला ऑप्शन है छात्रों को प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति पैदा करना, मतलब विड्रॉवल टेंडेंसी को। सेकंड ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन हो गया। तीसरा है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, यानी डिमोटिवेट करेगी। और चौथा है अधिगम के लिए पाण यानी कि सपोर्ट का कार्य करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अधिगम के लिए पाण या आधारभूत संरचना का काम करेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्कैफोल्डिंग शब्द लिखा हुआ है, स्कैफोल्ड, इसका मतलब होता है एक सपोर्ट, इसका मतलब सपोर्ट बोल सकते हैं, जो कि परमानेंट सपोर्ट नहीं है, बट बच्चे के अधिगम में एक जो सपोर्टर का कार्य करता है, उसे आगे बढ़ाने का जो कार्य करता है, वही होता है स्कैफोल्ड। नेक्स्ट है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। यदि किसी गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है, तो लेव वाइगोस्की कहते हैं कि अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पाण यानी आधारभूत संरचना का काम करेगी, जिसमें अध्यापक या सहायकर्ता बालक की सीखने में सहायता करते हैं। यह सहायता उनके वर्तमान निष्पादन को संभावित निष्पादन के क्षेत्र तक ले जाने में सहायता करती है, अर्थात उनको लक्ष्य प्राप्ति में उनकी सहायता करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता की यह कथन क्या दर्शाता है। मतलब रोहन रो रहा था तो उसके पिता ने कहा कि तुम लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। तो पिता का ये जो यह कथन है क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है कि लैंगिक भेदभाव को कम करता है, ये लैंगिक समानता को बढ़ाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, या रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यह जो है यह लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, यानी कि रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि देखिए कि यह लैंगिक रूढ़िवादिता द्वारा समाज की एक धारणा है जिसमें महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर, दीनहीन के रूप में देखा जाता है, जबकि पुरुषों को एक मजबूत शक्ति के रूप में या निर्भीक शक्ति के रूप में समझा जाता है, जो कि एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी कि प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। सेकंड है कि विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। देखिए जहाँ पे अकादमिक अंक की या जैसे कोई बात हो जाए तुरंत ये ऑप्शन कट जाएगा। थर्ड है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, एकदम फिक्स करिकुलम, ये भी रॉन्ग माना जाएगा। लचीला होना चाहिए यानी कि उसमें कुछ बदलाव किया जा सकना चाहिए। फोर्थ है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। हाँ, कंपटीशन कराना चाहिए लेकिन तुलनात्मक कंपटीशन नहीं कराना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ये प्रगतिशील कक्षा की एक खास पहचान होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। इसे नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग द थ्योरीज परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट रिप्रेजेंट्स स्टेज ऑफ द मोरालिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथागत अर्थात कन्वेंशनल। हम आपको बता दें कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, सॉरी फ्रेंड्स, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, यानी कि थ्योरी ऑफ मोरालिटी का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोहलबर्ग ने किस सिद्धांत पर बातचीत की है या कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, मतलब दूसरे अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, इस आधार पर सिर्फ कार्य को करना नैतिक विकास के प्रथागत चरण यानी कन्वेंशनल स्टेज को दर्शाता है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के द्वितीय स्तर यानी प्रथागत या परंपरागत चरण के प्रारंभिक वर्षों में बालक का नैतिक न्याय निर्णय दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा पर आधारित होता है। इस अवस्था में बालक अच्छा लड़का या बनना चाहता है और इसलिए बालिकाएं अच्छी लड़की बनकर स्वीकृति प्राप्त करना चाहती है। यानी कि हम आपको बता दें कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्टेजेस के बारे में बात किया। पहला था प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में बच्चा इमिटेशन करता है यानी अनुकरण करता है चीज़ों का, उसका अपने अंदर कोई भी उसकी नैतिकता अपनी नहीं होती है। दूसरा है कि बच्चा सिर्फ तारीफ पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए ही कार्य करता है, यानी अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने के लिए कार्य करता है। और जो तीसरी स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल, उसमें बच्चा अपने नैतिक विचारों का प्रयोग करके कार्य को करता है। तो यह सबसे मुख्य अवस्था मानी जाती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है कि गुड गर्ल या गुड बॉय थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो यह थ्योरी कोहलबर्ग ने दी थी। इसे आप याद रखिएगा कि गुड बॉय गुड गर्ल थ्योरी कोहलबर्ग ने दी है और नैतिक विकास का सिद्धांत पर भी इन्होंने ही चर्चा किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है कि बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्रथम कारक है। ये ऑप्शन सही है। याद रखिएगा कि जो फैमिली होती है वह फर्स्ट एजेंट होती है बच्चे के सोशलाइजेशन को समझाने या कराने का, और जो स्कूल होता है वो फ्रेंड्स सेकेंड एजेंट होता है। तो पहला ऑप्शन देखती है कि इसमें पहला ऑप्शन में कहा गया है कि सामाजिकरण प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है, जो कि ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा देख लीजिए कि विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्रथम कारक है। ये ऑप्शन सही है। जबकि दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि परिवार एक जनसंचार दोनों सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। और चौथा है सामाजिक का प्राथमिक कारक है विद्यालय और द्वितीय है परिवार। ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि पहला ऑप्शन दिया है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर। दूसरा ऑप्शन है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। थर्ड है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव मोड पर। चौथा है कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित कर सकती है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो बहुबुद्धि यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी एजी गार्डनर ने दिया था। इसे याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी पर बातचीत किसने किया है, तो वो थ्योरी दी है एजी गार्डनर ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है कि जो बुद्धिमत्ता है उसकी विभिन्न
दशाएं होती हैं। देयर आर द सेवरल फॉर्म ऑफ द इंटेलिजेंस। ओके, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। हार्वर्ड गार्डनर, ये बहुत ही याद रखने वाली चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो एजी गार्डनर ने दी थी। उनका मानना था कि बुद्धि एक एकात्मक रूप ना होकर बहु प्रकार की होती है, मतलब बुद्धि कई प्रकार की होती है, जैसे स्पैटल बुद्धि, नेचुरल बुद्धि और फ्रेंड्स अभी हम आगे पूरा बता रहे हैं कि देखिए बुद्धि कुल 7 प्रकार की होती है, जिसमें एक है भाषाई बुद्धि, दूसरी तार्किक बुद्धि, फिर स्थानिक बुद्धि, शरीरगतिकी बुद्धि, गणितीय बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक बुद्धि। कुल 7 प्रकार की बुद्धि होती है। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, यानी इस स्टेज में विकास का जो मुख्य गुण है वह क्या है। पहला ऑप्शन है कि परिकल्पित निगमनात्मक सोच। सेकंड ऑप्शन है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, यानी कि चीज़ों को एक सीरीज में रखकर चीज़ों को समझना, या अमूर्त सोच, यानी जो चीज़ें आपके सामने नहीं है उसके विषय में सोचना, और यह है कि विचार सोच में केंद्रीकरण। तो हम आपको बता दें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विचार सोच में केंद्रीकरण। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है। दूसरा है विकास बहुआयामी होता है। तीसरा है कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। और चौथा है विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम ही होता है। तो देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, जो कि आप पढ़ कर समझ सकते हैं। और अगर एलिमिनेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो विकास होता है केवल बाल्यावस्था में नहीं होता है बल्कि जीवन पर्यंत होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में समान हो ऐसा भी नहीं होता है, वो अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास हमारा बहुआयामी होता है, मतलब मल्टी डायमेंशनल। दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, आइए विकास पर कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं कि विकास बहुआयामी होता है। यहाँ बहुआयामी से तात्पर्य विकास के विभिन्न पक्षों में विभिन्न अवस्थाओं और विकास के विभिन्न सिद्धांतों से है। बालक का विकास जीवन पर्यंत तक चलता रहता है और यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष कई प्रकार से हो सकता है, और यह निकट से दूर एवं सिर से पैर की तरफ भी होता है। नेक्स्ट है कि लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कल्चरल टूल्स, सांस्कृतिक उपकरण। आइए जानते हैं कैसे। लेव वाइगोस्की जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम पर बल दिया, ये बताते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और उसके संस्कृति के संबंधों के बीच संवाद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनका मानना है कि बच्चे समाज में उपस्थित सांस्कृतिक उपकरणों से अंतर्गत द्वारा अधिगम जल्दी सीखते हैं, यानी कि ये इनका मानना है कि बच्चे समाज अपनी संस्कृति के माध्यम से जल्दी चीज़ें सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो जीन पियाजे ने एक स्कीमा की थ्योरी दी थी जिसमें ये मेंटल स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कीमा, यानी कि मेंटल स्ट्रक्चर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की संरचनाओं को स्कीमा के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। हम जान लेते हैं कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा से तात्पर्य मानसिक संरचना से है। देखिए, स्कीमा से तात्पर्य मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। पियाजे के अनुसार बालक नए कार्य को सीखने के लिए अपनी स्कीमा में संशोधन या समायोजन कर सकता है, मतलब बैलेंस स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक समावेशी कक्षा में
डैश पर जोर देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान किया जाए। नेक्स्ट है अधिकार अधिनियम 2016। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यानी राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? इसमें से कौन शब्दावली का प्रयोग करना उचित होगा? पहला है ऑप्शन छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो यानी फिजिकल डिसेबिलिटी हो। सेकंड ऑप्शन है कि छात्र जिसका शरीर अशक्त हो। थर्ड है मंदित छात्र और चौथा है हैंडीकैप यानी विकलांग छात्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कि हम जो ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दिया गया है, इसमें सबसे उचित शब्दावली का जो प्रयोग किया जाएगा वो है शारीरिक विकलांगता, यानी कि जिन बच्चों में फिजिकल डिसेबिलिटी होगी वे दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आएंगे, यानी उसके द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी और अधिकार प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि क्या है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। तो देखिए, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए शारीरिक दिव्यांगता शब्द का प्रयोग किया गया। यानी दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम में आप किसी बच्चे को अपंग नहीं कह सकते हैं, उसके लिए शारीरिक दिव्यांगता शब्द प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा हमारे इस दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में कहा गया। निशक्त जन अधिकार अधिनियम 1995 के स्थान पर यह लागू किया गया है। इसमें कुल 21 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया, जिसमें अंधापन, अल्प दृष्टि, भाषण और भाषा विकलांगता, एसिड अटैक, पीड़ित, बहरापन, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया जैसे दिव्यांगताओं को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कहता है चिल्ड्रंस फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंसेस, मतलब जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि बच्चे में जन्म से लेकर किशोरावस्था तक 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती हैं। पहली है सांवेदिक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंड है कंक्रीट और थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। हम आपको बता दें कि यह जो क्वेश्चन है वो जीन पियाजे से पूछा गया है। यानी जीन पियाजे के अनुसार जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चे के विकास की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? पहली है सेंसरी मोटर, दूसरी कंक्रीट स्टेज और तीसरी है एब्स्ट्रैक्ट। आइए जान लेते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त के रूप में होता है। पियाजे ने स्पष्ट करते हुए 4 भागों में विभक्त किया है। पहला है सांवेदिक चरण या संवेदी पेशी अवस्था। आप फ्रेंड्स इनके नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में है डिक्टो वो भरी ना पूछा जाए, पर उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। मतलब मान लीजिए कि इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, पर आपसे ये क्वेश्चन ना पूछ करके वे आपसे संवेदी पेशी अवस्था को करके क्वेश्चन पूछ लें, तो आप ये मान के चलिए कि टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु क्या यही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेंगे? ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए आप प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि उस टॉपिक से पूछे गए सभी प्रश्न, चाहे वो जितना भी घुमा कर पूछा जाए, आप आसानी से कर सकें। तो आप याद रखिएगा कि सांवेदिक चरण, फ्रेंड्स याद रखिएगा सांवेदिक चरण और संवेदी पेशी अवस्था एक ही है, ठीक है, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 या 12 वर्ष तक, और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। हम आपको बता दें कि पहली अवस्था जो बच्चा अपने सेंसरी मोटर्स के बारे में ही चीज़ें समझ पाता है, वो अन्य चीज़ों को नहीं समझ पाता है, तो उसकी पहली अवस्था होती है। दूसरी अवस्था होती है कि जब बच्चे चीज़ों को समझने लगता है, पूर्ण नैतिकता उसके अंदर नहीं होती, लेकिन चीज़ों को समझने लगता है, व्यवहारों को समझने लगता है। थर्ड अवस्था है कि बच्चा जो सामने चीज़ें उसके होती है उसको देख करके सही और गलत चीज़ों का निर्णय लेने के थोड़ा सा योग्य हो जाता है।
और जो अमूर्त अवस्था है यह सबसे मैच्योर अवस्था मानी जाती है बच्चे की, जिसमें बच्चा उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है या कल्पना कर सकता है जो सामने उसके ना हो, यानी कि उसकी कल्पनात्मक जो इमेजिनरी पावर होती है वो भी काफ़ी मजबूत हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है गतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है योग्यता आधारित समूह बनाने का मानदंड। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। दूसरा है अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को परियोजना के लिए महत्वपूर्ण बनाना। तीसरा है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा डालना, जो कि पहले देखिए बाधा शब्द आपको मिल गया जो कि रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो आप ऑप्शन पढ़ के आसानी से समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे एलिमिनेट करें। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो गया। असफलता जैसा कुछ शब्द है कि अध्यापक के पक्ष पर असफलता, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि प्रगतिशील कक्षा की ये पहचान नहीं है। बचे दो ऑप्शन, पहला और दूसरा। तो देखिए पहला है कि योग्यता आधारित समूह बनाने का मानदंड, मतलब तेज बच्चों को एक ग्रुप में रख दिया जाए, सभी मंद बच्चों को दूसरे ग्रुप में रख दिया जाए, ये भी प्रगतिशील कक्षा की निशानी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, यानी इंपॉर्टेंट ऑफ द प्लानिंग ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि एक प्लानिंग के थ्रू कमज़ोर और मजबूत बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारी CDP के जो पहला सेशन है इसको समाप्त हुआ ये। इस पर हमने आपको पूरे 30 के 30 क्वेश्चन कराए गए हैं जो कि CTET 2020 में पूछे गए थे। अब हम इसका नेक्स्ट पेपर लेके आने वाले हैं, यानी 2019 पर हम चर्चा करेंगे। उसके हम आपको नेक्स्ट क्लास में 30 क्वेश्चंस कराएंगे। सो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ और सॉल्व करिए सभी CDP के क्वेश्चंस और अपनी प्रगति का आकलन करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।